हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक प्लियोट्रॉपी। चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, उसका एक टॉपिक है प्लियोट्रॉपी। आज हम लोग प्लियोट्रॉपी को पढ़ते हैं, चालू करते हैं प्लियोट्रॉपी के बारे में। व्हेन अ जीन इफेक्ट्स मैनी फिनोटाइप, एक जीन जब कई सारे फिनोटाइप को इफेक्ट करता है उसी के लिए टर्म यूज़ होता है प्लियोट्रॉपी। तो वैसे मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किए हैं पी प्लांट पे, तो मेंडल का कंसिडरेशन ये था कि वन जीन कंट्रोल्स वन करेक्टर, एक जीन एक करेक्टर को कंट्रोल करता है, ऐसा उन्होंने मान के एक्सप्लेनेशन दी थी। और जीन क्या है? जीन इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर अ सर्टन करेक्टर। डीएनए का टुकड़ा है जिसके पास जानकारी है किसी एक लक्षण के लिए। लक्षण क्या है? करेक्टर क्या है? करेक्टर इनहेरिटेबल फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल का लक्षण, ऐसा करेक्टर जो कि इनहेरिटेंस से उसको मिला। तो जीन भी आप जानते हैं क्या होता है, करेक्टर भी आप जानते हैं क्या होता है। तो मेंडल ने जो एक्सप्लेनेशन दी थी, मेंडल के हिसाब से उन्होंने जीन टर्म यूज़ ही नहीं किया था, उन्होंने टर्म यूज़ किया था फैक्टर। फैक्टर डिस्क्रीट यूनिट्स हैं, फैक्टर पेयर में होते हैं, फैक्टर कंट्रोल करते हैं एक करेक्टर को। वन फैक्टर कंट्रोल्स वन करेक्टर, ऐसा मेंडल ने बताया था। लेकिन बाद में देखा गया कि कई सारे जीन्स ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा करेक्टर को कंट्रोल करते हैं। एक जीन एक से ज़्यादा करेक्टर को जब कंट्रोल करे उसके लिए टर्म यूज़ होता है प्लियोट्रॉपी। व्हेन अ जीन, एक जीन कंट्रोल कर रहा कई सारे फिनोटाइप को, व्हेन अ जीन कंट्रोल्स अफेक्ट्स मैनी फिनोटाइप, इट इज़ सेड टू बी प्लियोट्रॉपिक इन नेचर। जीन जो है प्लियोट्रॉपिक नेचर का है, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी, और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे प्लियोट्रॉपी। इन गार्डन पी, सेम जीन कंट्रोल्स बोथ सीड कोट कलर एंड फ्लावर कलर। पी प्लांट में आपको देखने को मिलेगा एक जीन है, वो जीन, एक जीन ऐसा है जो कंट्रोल कर रहा है सीड के कोट कलर को और फ्लावर के कलर को। तो पी प्लांट में भी आपको, गार्डन पी प्लांट में भी ऐसा जीन मिल जाएगा, ऐसा जीन मौजूद है जो कंट्रोल कर रहा है दो करेक्टर को एट अ टाइम, सीड का कोट कलर और फ्लावर कलर। अनदर एग्जाम्पल, स्टार सिंथेसिस इन पी सीड्स इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन। दूसरा एग्जाम्पल इसी का, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल याद रखिएगा, पी प्लांट में सिंगल जीन है, सेम जीन है जो कंट्रोल कर रहा है सीड कोट कलर को, फ्लावर कलर को। इसी तरह से पी प्लांट में सेम जीन है जो कंट्रोल कर रहा है स्टार्च सिंथेसिस को, स्टार्च के सिंथेसिस। स्टार्च ग्रेन किस साइज के होंगे? स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स इज कंट्रोल बाय वन जीन, इट हैज़ टू एलील, और इस जीन के दो एलील हैं। तो ये डोमिनेंट, आप जानते हैं कि कैपिटल अल्फ़ाबेट से हम लोग डोमिनेंट को डिनोट करते हैं, लोअर केस अल्फ़ाबेट से हम लोग रिसेसिव एलील को डिनोट करते हैं। तो ये कैपिटल बी, स्मॉल बी, इसके दो एलील हैं। स्टार्च इज सिंथेसाइज इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी होमोजाइगस, एंड देयरफॉर लार्ज स्टार्च ग्रेन्स आर प्रोड्यूस। तो ये दो तरह के एलील, अब जेनेटिक मेकअप जो पी प्लांट का हो सकता है, तीन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। तो इसमें स्टार्च ग्रेन लार्ज साइज, स्टार्च ग्रेन स्मॉल साइज। अब लोअर केस भी होमोजाइगोट लेसर एफिशिएंसी फॉर स्टार्च सिंथेसिस एंड प्रोड्यूसेस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन बनेंगे आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ सीड। कैपिटल बी सीड्स आर राउंड, ये सीड्स राउंड शेप के हैं, एंड लोअर केस बीज आर रिंकल्ड। तो ये दो कैरेक्टर को एट अ टाइम ये जीन कंट्रोल कर रहा है। जो जीन दो फॉर्म में, दो एलील हैं उसके, जीन है कैपिटल बी लोअर बी, उसके एलील कैपिटल बी जो स्टार्च ग्रेन है लार्ज साइज, लोअर केस बी स्टार्च ग्रेन स्मॉलर साइज। इसी तरह से जो दूसरा कैरेक्टर ये जीन कंट्रोल कर रहा है वो है सीड का शेप। तो कैपिटल बी राउंड शेप और लोअर केस बी रिंकल्ड शेप। ठीक है जी। अब हेटेरोजाइगस कंडीशन में लोअर केस बी और कैपिटल बी, इस केस में क्योंकि कैपिटल बी डोमिनेंट है तो राउंड सीड बन रहा है। ठीक है, डोमिनेंट की जो इन्होंने परिभाषा दी अपने मेंडल साहब ने कि डिसिमिलर पेयर अगर है जो एलील का, वन ऑफ द एलील डोमिनेट्स द अदर, एक एलील दूसरे को डोमिनेट करेगा एंड मैनेज टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, अपने को एक्सप्रेस कर देगा, वेयर एज द अनदर एलील फेल्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। जो एलील अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा वो रिसेसिव एलील कहलाएगा। इस कंडीशन में जो सीड की शेप आई राउंड आई, तो कैपिटल बी इज डोमिनेंट ओवर लोअर केस बी।
उसी परिपाटी पे चलते हुए उसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए हेटेरोजाइगस कंडीशन में स्टार्च ग्रेन का साइज़ क्या होना चाहिए, लार्ज बनने चाहिए, क्योंकि कैपिटल बी इज़ डोमिनेंट ओवर लोअर केस बी। लेकिन हम देखेंगे कि लार्ज ना बन के इंटरमीडिएट साइज़ के बन जाते हैं स्टार्च ग्रेन। लोअर कैपिटल B seeds are rounded and the lowercase b seeds are wrinkled. Heterozygotes produce round seeds and so B seems to be dominant allele. Heterozygous condition में क्योंकि राउंड बन रहे हैं इसका मतलब है कैपिटल B is dominant over lowercase b. The starch grain produce are of intermediate size, लेकिन स्टार्च ग्रेन जो बन रहे हैं वो इंटरमीडिएट साइज के बन रहे हैं इन कैपिटल बी लोअर केस बी सीड्स। सो स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसीडर्ड। अगर हम स्टार्च ग्रेन साइज को क्राइटेरिया मान के कंसीडर करें कि डोमिनेंट और कि ये डोमिनेंट है कि नहीं है, तो हम देखेंगे कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस हो जाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस हो जाएगा। अगर हम इस जीन को हम किस परिप्रेक्ष्य में देखें, हम स्टार्च सिंथेसिस की एफिशिएंसी के परिप्रेक्ष्य में देखें। डोमिनेंस इज़ नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन, इसलिए हम कह सकते हैं कि डोमिनेंस होना ठीक है। तो अगर हम लोग स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस की एफिशिएंसी के उसमें देखते हैं परिप्रेक्ष्य में, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस एफिशिएंसी, तो हम पाएंगे कि कैपिटल बी इज़ नॉट कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर लोअर केस बी। सो इफ स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसीडर्ड एज द phenotype, द एलील शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ये केस हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर, इसलिए हम कह सकते हैं कि डोमिनेट करना, डोमिनेंस जो है ये ऑटोनोमस, उसका जीन किसी जीन का अपना खुद का फीचर ये नहीं है कि स्वतः आने वाला वो होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस केस में, पर्टिकुलरली इस केस में, किस केस में, इस जीन के केस में जिसके 2 एलील हैं, ये जीन पी प्लांट में स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस को कंट्रोल कर रहा है, साथ में सीड के शेप को कंट्रोल कर रहा है, 2 कैरेक्टर को एट अ टाइम कंट्रोल कर रहा है। तो अगर हम सीड के शेप के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कैपिटल बी इज डोमिनेंट ओवर लोअर केस बी बिकॉज इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, इस कंडीशन में द सीड्स दैट गेट फॉर्म्ड आर ऑफ राउंड शेप सीड बन रहे हैं। इसमें राउंड, इसमें रिंकल्ड, इसमें राउंड, इसमें रिंकल्ड, और हेटेरोजाइगस कंडीशन में राउंड, इट मीन्स कैपिटल बी इज डोमिनेंट ओवर लोअर केस बी। लेकिन अब हम स्टार्च ग्रेन्स की सिंथेसिस की एफिशिएंसी के रूप में देखें तो इसमें लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन, इसमें स्मॉल साइज स्टार्च ग्रेन, और इसमें होना क्या चाहिए था, अगर बी कैपिटल बी इज डोमिनेंट ओवर लोअर केस बी इन दिस केस आल्सो, देन क्या होना चाहिए था, द स्टार्च ग्रेन दैट गेट सिंथेसाइज वुड बी ऑफ लार्जर साइज। लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट साइज के बन गए, तो इसका मतलब है कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है अगर हम स्टार्च ग्रेन के सिंथेसिस को कंसीडर करते हैं। नाउ डेज इट इज़ बिलीव दैट मोस्ट ऑफ द जीन, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ द जीन्स अफेक्ट मोर देन वन फिनोटाइपिक ट्रेट। इन दिनों ये बिलीव किया जाता है कि एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, हैंस आर प्लियोट्रॉपिक। एग्जाम्पल जीन्स ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया इन ह्यूमन बीइंग, तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इसी तरह का फ्रेम होता है नीट में। इन दिनों पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग जीन शो प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट, या विच ऑफ द फॉलोइंग शोज प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी। तो उसमें फिनाइल कीटोन्यूरिया इन ह्यूमन बीइंग दिया रहेगा, जिसको कि आपको टिक लगा के 4 नंबर जेब में डाल लेने, मेरी जय जयकार करनी, आगे बढ़ना। आल्सो इंटरफेयर विद सिंथेसिस ऑफ पिगमेंट मिलेनिन, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया का जीन क्योंकि ये पिगमेंट मिलेनिन को इफेक्ट करता है, मिलेनिन के सिंथेसिस को, विच कंट्रोल्स द कलर ऑफ ह्यूमन स्किन, और ह्यूमन स्किन का कलर मिलेनिन से कंसर्न है, इसलिए प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट वो दिखाता है। ठीक है, चलो आगे। We have so far seen the effect of a gene on a single phenotype or trait. There are, however, instances where a single gene can exhibit multiple phenotypic expression. फिर से थोड़ा सा रिमाइंड हो जाती, जैसे कैसेट थोड़ा सा रिमाइंड हो गया कि क्या बात करिए, ज़्यादातर बात करी सिंगल जीन इफेक्ट्स द सिंगल कैरेक्टर, लेकिन कई ऐसे जीन भी हैं
सच अ जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। तो जैसे कि मैंने बोला कि पिक्चर रिवाइंड हो जाती, थोड़ी सी रिवाइंड हो गई, थोड़ा सा हम लोग पीछे चले गए और फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि प्लियोट्रॉपिक क्या है। जब एक जीन एक से ज़्यादा फिनोटिपिक कैरेक्टर को इफेक्ट करता है तो उसको हम लोग प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। ऐसे जीन को हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। द अंडरलाइन मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रॉपी इन मोस्ट केसेस इज द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को समझिए। ये आपके समझने के लिए नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आप अगर इस बात को समझ जाएंगे तो बहुत सारी आपकी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। तो मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर को इफेक्ट कर लेता है। तो मानिए यहाँ पे है कानपुर और कानपुर से आप चले डुक 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 गाजियाबाद और गाजियाबाद से फिर आप आ गए दिल्ली और दिल्ली से फिर आप चले गए जयपुर और जयपुर से फिर आप आ गए आगरा और आगरा से वापस आप आ गए कानपुर। ठीक है जी। अब अगर इस पूरे पाथवे में आपका कानपुर टू दिल्ली ही रूट किसी तरह से ब्लॉक हो जाए तो आप ना जयपुर जा पाओगे ना आगरा जा पाओगे। क्लियर। वही मेटाबॉलिक पाथवे क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे उसको बोलते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट, ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन हुआ ए बी में कन्वर्ट हुआ, बी सी में, सी डी में, डी ई में और ई एफ में और फाइनली एफ ए में। तो एक केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट, यहाँ पे ये आपके हो गए क्या जी, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का कन्वर्जन हुआ प्रोडक्ट में, यहाँ पे है एंजाइम। अब ये जो प्रोडक्ट बना, एक केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट एक्ट एज अ सबस्ट्रेट फॉर द अपकमिंग नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन। अब ये अगले केमिकल रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट है और फिर से किसी दूसरे एंजाइम E1 कर लीजिए, E2 कर लीजिए। E2 की प्रेजेंस में ये जो प्रोडक्ट बना, अब ये सबस्ट्रेट है अगले केमिकल रिएक्शन के लिए और इसका कन्वर्जन हुआ इसमें, ये फिर से प्रोडक्ट बन गया और ये प्रोडक्ट नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन के लिए क्या है, सबस्ट्रेट। ग्लाइकोलिसिस आप पाथवे देख लीजिए। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इस तरह से आप देखेंगे कन्वर्जन हो रहा है। तो एक केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट अगले अपकमिंग केमिकल रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट की भांति काम करता है। तो जब ये पाथवे है, ये रस पूरा एक पाथवे हो गया। अब इसमें अगर E1 एंजाइम नहीं बन रहा तो A का कन्वर्जन B में नहीं होगा। अब जब B ही नहीं बनेगा तो C कहाँ से बनेगा, या C आप मानिए कि E2 एंजाइम नहीं बन रहा। सपोज हमारी बॉडी में E2 एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनस इन नेचर, प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन का बनता कैसे है, आप जानते हैं कि ये जो हमारा जेनेटिक मेकअप है DNA, उसका हुआ क्या, ट्रांसक्रिप्शन बना RNA और RNA के ट्रांसलेशन से बनी प्रोटीन। अब हमारा ये जीन फॉल्टी हो गया। जीन फॉल्टी होने से प्रोटीन नहीं बनी, एक्सप्रेशन नहीं आया जीन का, प्रोटीन नहीं बनी, एंजाइम नहीं बना, तो B का कन्वर्जन C में नहीं होगा। अगर C ही जनरेट नहीं हुआ तो D कहाँ से बन जाएगा और D के बाद E कहाँ से बन जाएगा। तो ये मेटाबॉलिक पाथवे इस तरह से हम लोग देखते हैं। आपको मैंने एक्सप्लेन किया मेटाबॉलिक पाथवे क्या है। मेटाबॉलिक पाथवे अगर कहीं पे कोई एंजाइम फॉल्टी हो जाए तो आगे के सारे जितने भी प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, तो मल्टीपल इफेक्ट आ जाएंगे। एक जीन के फॉल्टी होने से मल्टीपल इफेक्ट आ जाएंगे। तो ये है तरीका आपका प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट आने का। मैकेनिज्म क्या है, तो इन मोस्ट केसेस क्या हो रहा है, मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रॉपी इन मोस्ट केसेस इज द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे पे किसी एक प्रोडक्ट के ना बनने से आगे के भी सारे लाइन जो है चोक हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स डिफरेंट फिनोटाइप। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द डिजीज फिनाइल कीटोनूरिया। इसका एग्जाम्पल फिनाइल कीटोनूरिया है जो ह्यूमन बींग में देखने को मिलती है। द डिजीज इज कॉज बाय म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड फॉर द एंजाइम फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज। ये आपकी बुक में नहीं दे रखा एंजाइम, उसने ये दे रखा जहाँ पर उसने डिस्क्राइब किया है फिनाइल कीटोनूरिया को। उन्होंने बोला जी एंजाइम नहीं बनता, लेकिन वो एंजाइम कौन सा है, वो एंजाइम है फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज। लिख लीजिएगा अपनी NCERT में, जहाँ पे फिनाइल कीटोनूरिया आपको एक्सप्लेन किया गया। फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि जीन में म्यूटेशन हो गया। जीन के म्यूटेशन होने से फॉल्टी हो गया, म्यूटेशन होने से एक्सप्रेशन उसका नहीं आ रहा, एंजाइम नहीं बन रहा। द जीन इज प्रेजेंट ओवर क्रोमोजोम नंबर 12। ये जीन क्रोमोजोम नंबर 12 पे मौजूद है हमारी बॉडी की सेल्स में, सोमेटिक सेल्स में। आप जानते हैं हमारी बॉडी की सोमेटिक सेल डिप्लॉयड है, 2 सेट हैं, दोनों सेट में आपके क्रोमोजोम नंबर 12 की 2 कॉपी है। दोनों कॉपी अगर फॉल्टी हो गई तो जीन नहीं बनेगा। इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ये बात भी याद रखिएगा, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। तो आपने क्या याद रखना है, फिनाइल कीटोनूरिया
फिनाइल कीटोनूरिया क्यों हो रहा है? फिनाइल कीटोनूरिया इसलिए हो रहा है क्योंकि फिनाइल एनानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बन पा रहा। क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि जीन फॉल्टी है। जीन फॉल्टी होने से क्या हुआ जी? क्रोमोसोम नंबर 12 पे है और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इतनी बातें याद रख लीजिएगा, आपका काम चलेगा। चलिए आगे। इन केस ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव ऑर्गेनिज्म, जो होमोजाइगस रिसेसिव ऑर्गेनिज्म है, द डिजीज शोन इट्स फुल ब्लोन इफेक्ट। पूरी तरह से डिजीज खुल के सामने आ जाएगी होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल में, फिनाइल कीटोनूरिया के। जिनका जेनेटिक मेकअप ये है, जिनका जेनेटिक मेकअप ये है उसमें तो बन रहा, जिनका जेनेटिक मेकअप ये है उसमें भी एक आपकी कॉपी ठीक है एलील की, तो एंजाइम बनेगा, फिनाइल एनानिन हाइड्रोक्सिलेज बनेगा। इस कंडीशन में नहीं बनेगा तो आपका हो जाएगा बंदे को क्या? फिनाइल कीटोनूरिया। दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कैरेक्टराइज बाय। तो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन क्या आएगा? शारीरिक लक्षण क्या आएंगे? मेंटल रिटार्डेशन होगी, रिडक्शन इन हेयर कलर होगा, स्किन पिगमेंटेशन होगा। मानसिक रूप से थोड़ा ग्रस्त होगा, वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा। हेयर कलर उसके रिड्यूस होंगे, मिलेनिन बन नहीं पाया। स्किन पिगमेंटेशन भी उसकी ऐसी होगी, लेस सिंथेसिस हुई है पिगमेंट मिलेनिन की, तो स्किन पिगमेंटेशन भी हल्की होगी। एंड ड्यू टू फेलियर ऑफ कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एनालिन इनटू टायरोसिन। फिनाइल एनालिन का कन्वर्जन टायरोसिन में कौन करवा रहा? फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज, जो कि एंजाइम बना नहीं। तो फिनाइल एनालिन का कन्वर्जन टायरोसिन में हो नहीं रहा, टायरोसिन में कन्वर्जन हो नहीं रहा, तो बॉडी में फिनाइल एनालिन इकट्ठी होने लगेगी, लेकिन अल्टीमेटली बॉडी उसका मेटाबॉलिज्म करेगी। तो टायरोसिन बना नहीं, टायरोसिन प्रिकर्सर है थायरोक्सिन का। और जब आप पढ़ेंगे क्या केमिकल कोऑर्डिनेशन, वहाँ पे पढ़ेंगे हार्मोन्स वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि थायरोक्सिन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है मेंटल फैकल्टीज़ के डेवलप होने के लिए, मानसिक स्वस्थता के लिए। मानसिक आप पूरी तरह से स्वस्थ हों, ब्रेन पूरी तरह से डेवलप हो जाए, उसके लिए थायरोक्सिन नेसेसरी है। थायरोक्सिन नहीं बनी, क्यों नहीं बनी? क्योंकि टायरोसिन नहीं बना। टायरोसिन क्यों नहीं बना? क्योंकि फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बना। तो फिनाइल एनालिन का कन्वर्जन टायरोसिन में नहीं हुआ, तो थायरोक्सिन बनी नहीं, तो मानसिक रूप से ग्रस्त हो जाएगा बंदा। कैसा होगा? मेंटली रिटार्डेड होगा, मानसिक विक्षिप्त होगा, या कहिए कि मानसिक उसकी पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं होगी। द थायरोक्सिन सिंथेसिस गेट इफेक्टेड लीडिंग टू द डेफिशिएंसी ऑफ इट, एंड थायरोक्सिन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टीज। So there is mental retardation in patient of phenylketonuria. The disease is caused by mutation in the gene that code for enzyme phenylalanine hydroxylase. This manifests itself through phenotypic expression characterized by mental retardation, reduction in hair color and skin pigmentation. पहले की बात है, फिर से रिपीट रटा दूँ, आपको बार बार बता दूँ, 10 बार बता दूँ, 20 बार बता दूँ, ताकि आप भूलें ना। Gene for phenylketonuria in human being also interferes with the synthesis of melanin pigment, which controls the color of skin. That's why mutation in the gene code for phenylalanine hydroxylase shows pleiotropic effect. मल्टीपल इफेक्ट आ जाएंगे। अब ये देखिए, ये पाथवे है। तो फिनाइल एनानिन का कन्वर्जन कौन करवा रहा? फिनाइल एनानिन हाइड्रोक्सिलेज करवा रहा टायरोसिन में। टायरोसिन बना नहीं, तो टायरोसिन से थायरोक्सिन बनेगा नहीं। टायरोसिन का थायरोक्सिन में कन्वर्जन कौन करा रहा? थायरोक्सिन परऑक्सीडेज। तो भैया जब अगर टायरोसिन ही नहीं बना, क्योंकि ये एंजाइम नहीं बना, तो टायरोसिन का कन्वर्जन थायरोक्सिन में नहीं होगा, मेंटली रिटार्डेशन हो जाएगा। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज इसको कन्वर्ट कर देता है डोपा में, और डोपा से बनता है आपका क्या? डोपा से बनता है, तो टायरोसिन बना नहीं, तो टायरोसिन से थायरोक्सिन भी नहीं बनेगा। टायरोसिन का कन्वर्जन टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज करता है डोपा में, और डोपा से बनता है मिलेनिन। तो जब टायरोसिन ही नहीं बना तो डोपा भी कम बनेगा या नहीं बनेगा। डोपा नहीं बना तो मिलेनिन भी कम बनेगा। मिलेनिन आपके क्या करता है? स्किन पिगमेंटेशन, हेयर कलर। जब मिलेनिन नहीं बना तो ये देखिए मल्टीपल इफेक्ट आ जाएंगे, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, स्किन कलर में रिडक्शन हो जाएगा, हेयर ग्रे कलर के हो जाएंगे, ये सारी दिक्कतें हो जाएंगी। क्योंकि पहले ही स्टेप पे, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कानपुर से आप चले दिल्ली, और दिल्ली गाजियाबाद ही आपकी ट्रेन किसी वजह से रुक गई। तो जब आप दिल्ली नहीं पहुंचे तो दिल्ली से आगे जयपुर क्या पहुंचेंगे, जयपुर से आगरा कहाँ आएंगे, और आगरा से वापस सारी चीज़ें मल्टीपल इफेक्ट आ जाएगा। ये होता है कारण। अब ये आपकी बुक में कहीं भी नहीं दे रखे ये एंजाइम, चाहो तो आप नोट करो। अगर आप 720 में से 720 लाना चाहते हैं, अगर आप 720 में से 680 690 लाना चाहते हैं तो इतना ही काफ़ी है। अगर आप 720 में से 620 लाना चाहते हैं तो ये वाली आप स्लाइड देखो ही मत।
आप अपनी मर्जी के खुद मालिक हो, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार। फिनाइलएलानिन का कन्वर्जन टायरोसिन में फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज करता है। टायरोसिन का कन्वर्जन डोपामिन में टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज करता है। डोपा का कन्वर्जन डोपामिन में डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम है। ये सबस्ट्रेट, ये प्रोडक्ट, ये एंजाइम। अब अगले केमिकल रिएक्शन के लिए डोपामिन एक्ट एज अ सबस्ट्रेट, डोपामिन का कन्वर्जन नॉरएपिनेफ्रिन में, और वहाँ पे एंजाइम है डोपामिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है जी। और टायरोसिन का कन्वर्जन टायरोक्सिन में, थायरोक्सिन में, यहाँ पे एंजाइम है टायरोसिन परऑक्सीडेज। और डोपा का कन्वर्जन मिलेनिन में, यहाँ पे एंजाइम है टायरोसिनेज। तो ये स्लाइड आप चाहो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो। जो आपको याद रखना, फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज याद रखना है, यहाँ तक याद रख लो, ये 3 एंजाइम याद रख लो। इसके आगे मैं नहीं समझता आपसे पूछा जाए, लेकिन फिर भी आपका बहुत ही अगर मूड है तो आप इसको भी याद रख लो, ये वाली पूरी सीरीज़ याद रख लो। तो सबसे पहले हाइड्रोक्सिलेज, 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 इसमें तो 3 तो हाइड्रोक्सिलेज हैं, एक जगह केवल डिकार्बोक्सिलेज है। ऐसा डोपा के साथ डी के साथ डी, डोपा डिकार्बोक्सिलेज, बाकी जगह हाइड्रोक्सिलेज। तो फिनाइलएलानिन, फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज, टायरोसिन, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, डोपामिन, डोपामिन हाइड्रोक्सिलेज। सीधी सी बात, सीधा तरीका। और डोपा का कन्वर्जन डोपामिन में डी, तो डोपा के साथ डिकार्बोक्सिलेज लगा लीजिए। याद रखने का तरीका, ये आपको लाइन याद हो जाएगी। तो ये हुआ आपका प्लियोट्रॉपी के बारे में जानकारी। अब आपको प्लियोट्रॉपी क्लियर हो गया होगा। अगर आप आखिरी तक आ गए हैं वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ बने रहिए अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।